नमस्कार साथियों, आज मैं पुनः अपने टेक्निकल फिजिक्स दीवाना पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच क्लास 12 का किरचॉफ का नियम आपके पास लेकर आया हूं। और किरचॉफ का नियम दो नियम है, एक किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम। और दोनों नियमों में से एक नियम आपके बोर्ड में आना एकदम तय है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। सबसे पहले प्रथम नियम, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किरचॉफ का नियम हमको कहाँ पर फॉलो करना है। किरचॉफ एक ऐसे वैज्ञानिक थे, इन्होंने धारा संबंधित अपना एक नियम प्रस्तुत किया था। उसी नियम को किरचॉफ का नियम कहा जाता है। अब प्रथम नियम क्या है कि इन्होंने बताया था कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि माने जोड़, किसी भी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, उन्होंने बताया था कि शून्य। मान लेते हैं या I1 धारा है, I2 धारा है, I3 धारा है, I4 धारा है और I। किरचॉफ का प्रथम नियम या आपका संधि जो है ओ, तो किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। बीजगणितीय योग शून्य होगा, तब हम कह सकते हैं कि समेशन I बराबर 0। सभी बीजगणितीय मतलब संधि पर मिलने वाली जितनी भी धारा है सबका बीजगणितीय योग शून्य होगा। समेशन I बराबर हमने 0 लिख दिया। अब बीजगणितीय योग तो इन्होंने बता दिया समेशन I बराबर 0। साथ ही साथ यह बताया कि संधि की ओर आने वाली जो धारा होगी वह आपका धनात्मक होगा, संधि से दूर जाने वाली जो धारा होगी ऋणात्मक होगा। हमने माना किसी वैद्युत परिपथ का कोई संधि O है, इस संधि पर तीन धारा I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है और संधि से दो धारा I4 और I5 आपका जा रहा है। उन्होंने कहा था कि संधि पर आने वाली जितने भी धारा होगी सभी आपका धनात्मक होगा और संधि से दूर जाने वाली धारा जो होगा आपका ऋणात्मक होगा। तो संधि की ओर आने वाली समस्त धारा धनात्मक लिया जाएगा और संधि से दूर जाने वाली समस्त धारा ऋणात्मक लिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि संधि O है, I1, I2 और I3 संधि पर आ रही है, I4 और I5 संधि से दूर जा रही है। तो लगा देते हैं किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का क्या नियम है कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब आने वाली धारा I1, ध्यान दें आपका धारा I1 आ रहा है इसलिए धन लिखे हैं। I2 भी संधि पर आ रहा है इसलिए धन I2। I3 संधि की ओर आ रही है इसलिए धन I3। फिर I4 इस संधि से दूर जा रही है, जो धारा संधि से दूर जाए वह आपका ऋणात्मक हो जाएगा। फिर I5 संधि से दूर जा रही है तब ऋण I5 बराबर हो जाएगा 0। बीजगणितीय योग का मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वह आपका शून्य होगा। इसे ही किरचॉफ का नियम कहेंगे। किरचॉफ का नियम
तब हम इसे लिख सकते हैं कि I1 धन I2 धन I3 और ऋण I4 उधर जाएगा, धन I4 और ऋण I5 उधर जाएगा, आपका धन I5। इस तरह से किरचॉफ का नियम हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। कहने का मतलब जो किरचॉफ का प्रथम नियम है इसे हम आवेश संरक्षण का नियम कहेंगे, आवेश संरक्षण का नियम। अब किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम इसलिए कहेंगे क्योंकि धारा जिस दर से संधि पर आती है और उसी दर से वापस चली जाती है, अर्थात हमारे आवेश का इसमें संरक्षण होता है, आवेश हमारा नियत होता है, संरक्षित होता है। इसलिए हम कहते हैं किरचॉफ का जो प्रथम नियम है आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है, क्योंकि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है आवेश संरक्षण पर आधारित है। जिस दर से धारा आती है उसी दर से धारा आपका वापस चला जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, किरचॉफ का नियम। मान लेते हैं किसी वैद्युत परिपथ के बिंदु O आपका संधि है, इस संधि पर आने वाली धारा I1, I2, I3 और संधि से दूर जाने वाली धारा आपका I4 और I5 है। किरचॉफ का नियम है समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग I1 धन I2 धन I3 ऋण I4 ऋण I5 बराबर 0। समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है उन्होंने कहा था शून्य है, तो हमने शून्य कह दिया, इसलिए I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। इस तरह से आपका यह किरचॉफ का नियम हो जाता है। अब देख ही लेते हैं साथ साथ किरचॉफ के नियम पर हमको किस तरह से न्यूमेरिकल लगाना है। जैसे कोई वैद्युत परिपथ का कोई संधि है, इस तरह से बटा हुआ है, इसमें 4 एम्पियर की धारा दूर जा रही है, 2 एम्पियर की धारा दूर जा रही है और 10 एम्पियर की धारा आ रही है और इसमें 1 एम्पियर की धारा, और यह आपका ऋण I धन I है। कह रहा है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में किरचॉफ के नियमानुसार बताइए कि इसमें I में कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है। लगा देते हैं, क्योंकि किरचॉफ का प्रथम नियम है समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, मतलब संधि की ओर आने वाली जितनी भी धारा होगी आपका धनात्मक होगा और संधि से दूर जाने वाली जो धारा होगी ऋणात्मक होगा। देखते हैं, यह संधि है हमारा, इस संधि से 4 एम्पियर की धारा संधि से दूर जा रही है, इसलिए हम लिखेंगे धन 4। 2 एम्पियर की धारा संधि से दूर जा रही है और संधि से दूर जा रही है, इसलिए यह ऋण 2। ध्यान दें, यह भी संधि से दूर जा रही है, इसलिए लिखेंगे ऋण 4। तो ऋण 4 और ऋण 2, और I आपका संधि से दूर जा रहा, निशान उधर का है, इसलिए आपका ऋण I हो जाएगा। अब 10 एम्पियर की धारा संधि की ओर आ रही है और संधि की ओर आने वाली धारा आपका धनात्मक होगा। अब 1 एम्पियर की धारा फिर से संधि से दूर जा रही है, इसलिए यह आपका ऋण 1 हो जाएगा। और सभी को जोड़ने घटाने के बाद हमको किरचॉफ ने बताया है उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है, हमने बीजगणितीय योग शून्य कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऋण 6 ऋण 2 ऋण 6 और ऋण I धन 10 और ऋण 1 बराबर 0। तो ऋण 6 और ऋण 1 या ऋण 7 हो जाएगा, धन 10 और धन आपका माइनस I है तो माइनस I लिखे बराबर 0। अब 10 से 3 जाएगा, बचेगा आपका 3 और ऋण I उधर जाएगा, धन I आ जाएगा। इस तरह से I का मान आपका आ जाता है 3 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि संधि के
परिपथ I में बहने वाली जो धारा होगी 3 एम्पियर, अगर यही परिपथ आपका बढ़ा दिया जाए, कुछ इस तरह से दे दिया जाए, ऐसे, अगर ऐसे दे दिया जाए और इसमें पूछ ले इसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, मान लेते हैं इसमें 2 एम्पियर की धारा है, इसमें 1 एम्पियर की धारा है और इसमें फिर 2 एम्पियर, 1 एम्पियर और यह आपका पुनः ले लेते हैं 2 एम्पियर और इसमें मान लेते हैं यह 3 एम्पियर है और यह आपका 4 एम्पियर है। अब कह रहा है कि इसमें इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो। अब देखो, जैसे हमने एक संध के लिए लगाया था, वैसे कितना भी बड़ा संधि आ जाए हमको वैसे लगाना है। देखते हैं, एक संधिया आपका यह है, संधि माने जोड़, एक संधि यहाँ पर है और दूसरा संधि यहाँ पर है और तीसरा संधि यहाँ पर है। सबसे पहले हम एक एक संधि के लिए देखेंगे। ध्यान दो, अब इसमें कितना धारा जा रहा है मालूम नहीं, इसका नाम हम I1 देते हैं और इसका नाम हम I2 देते हैं। अब देखो, एक एक संधि हमको लेना है। अगर हम इसका नाम रख दें, इसका नाम P है, इसका नाम Q है और इसका नाम R है। सबसे पहले लगाएंगे संधि P के लिए, संधि P के लिए तो यह ध्यान दें, किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि पर आने वाली धारा आपका धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक। अब P पर आपका 2 एम्पियर की धारा आ रहा है, इसलिए लिखेंगे धन 2। अब 1 एम्पियर की धारा P पर आ रहा है, इसलिए लिखेंगे धन 1। अब I1 धारा आपका संधि से दूर जा रहा है, इसलिए लिखेंगे ऋण I1 बराबर हो जाएगा 0। हमको केवल एक एक संधि देखना है। इस संधि में 3 तार है, तीनों तार को ले लिया है, इसको अभी छोड़ो। अब यह हो जाएगा 2 धन 3 ऋण I1 बराबर 0 और ऋण I1 उधर जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा I1। अब इसमें बहने वाली धारा का मान आ गया 3। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ I1 का मान 3 है, क्योंकि I1 बराबर 3। अब संधि P का हमारा काम खत्म हुआ। अब संधि Q के पास चले आते हैं। अब देख रहे हैं संधि Q में 1 2 3 4 5 तार लगा है। तो देखते हैं संधि Q के लिए, तो संधि Q के लिए हो जाएगा, तो हमको एक एक संधि देखना है। तो संधि Q के लिए आपका हो जाएगा, देखिए संधि Q पर I1 धारा आ रहा है, I1 का मान 3 है, जो धारा आवे उसे हमको लिखना है धन 3। फिर देखिए Q से 2 एम्पियर की धारा दूर जा रही है, इसलिए हमको लिखना है ऋण 2। अब 2 एम्पियर की धारा ए वाला, ए भी आपका दूर जा रहा है, तो फिर लिखेंगे ऋण 2। फिर देखते हैं कि 1 एम्पियर की धारा पुनः दूर जा रहा है, तो लिखेंगे ऋण 1 और I2 धारा Q से दूर जा रहा है, तो लिखेंगे ऋण I2 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब यह 3 है आपका ऋण 2 ऋण 1, यह आपका हो जाएगा ऋण 5 और ऋण I2 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 3 में से 5 गए, यह आपका आ जाएगा ऋण 2 और ऋण I2 उधर जाएगा, आपका आ गया धन I2। अब I2 का मान आ गया हमारा कितना, ऋण 2 एम्पियर। अब इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ऋण 2। अब पुनः हमको ध्यान देना है, संधि P के लिए हो गया और संधि Q के लिए हो गया। अब देखते हैं संधि R पर, जैसे अभी तक करते चले आए हो ऐसे आपको पुनः करना है संधि R के लिए। अब देखते हैं कि संधि R के लिए धारा का मान क्या होगा। अब इस संधि R पर I2 तुम्हारा आ रहा है,
तो धन I2। अब I2 का मान ऋण 2 है तो ऋण 2 लिखा। अब 3 एम्पियर की धारा आ रही है और जे आवे को का धन में लिखा या 3 एम्पियर। फिर देखते हैं कि यह जो 4 एम्पियर की धारा है यह जा रहा है तो यह आपका हो जाएगा ऋण 4 और पुनः I एम्पियर की धारा जा रही है तो यह आपका ऋण I बराबर 0, क्योंकि आने वाली समस्त धारा आपका धनात्मक लिया जाएगा और जाने वाली समस्त धारा ऋणात्मक लिया जाएगा। इस तरह से यह आपका ऋण 2 धन 3, क्योंकि 3 एम्पियर की धारा आ रही है संधि पर, और ऋण 4 क्योंकि 4 एम्पियर की धारा दूर जा रही है, और यहाँ पर ऋण I दर्शाया गया है क्योंकि I एम्पियर की धारा आपका संधि से दूर जा रहा है। इस तरह से किरचॉफ का प्रथम नियम है समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो हमने इसे शून्य कर दिया। अब इसको जोड़ घटा लेते हैं। ऋण 2 ऋण 4 यह आपका आ जाएगा ऋण 6 और यह हो जाएगा धन 3 और ऋण I बराबर हो जाएगा 0। अब 3 से 6 जाएगा, ऋण 3 आएगा और ऋण I उधर जाएगा, आपका आ जाएगा धन I। इस तरह से I का मान आ जाता है ऋण 3 एम्पियर। और इस तरह से किसी भी दिए गए परिपथ का समस्त परिपथों में किसी भी परिपथ में धारा का मान हमको ज्ञात करना होगा तो धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब इसी पर हम अपने वीडियो पुश करते हैं। आगे आपका इसी का सेकंड नियम यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम वोल्टी या लूप का नियम कहते हैं, अगला वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।